बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट कैफ एट ऑडिट एंड इंश्योरेंस एसेंशियल्स का लेक्चर नंबर 9। अच्छा, हमने चैप्टर 2 शुरू किया हुआ है जो कि रिलेट कर रहा है ओवरऑल ऑडिट रिपोर्ट से। ठीक है, इसमें हमने सॉरी सबसे पहले स्टैंडर्ड एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा था। इसमें हमने क्या कितने एलिमेंट्स पढ़े थे? 11 एलिमेंट्स पढ़े थे तकरीबन। बस ठीक है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो हर रिपोर्ट में हमें मिल रहे होते हैं। एक असाइनमेंट मैंने आपको परसों दी थी, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाना है, वहां से एक लिस्टेड कंपनी की आपने एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और उसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट को रीड करना है। वो कर ली थी आपने? कौन सी कंपनी की रिपोर्ट रीड किया? ठीक है, मैंने एक चीज नोटिस की थी, बाकी चीजें थोड़ी सी जी उसकी लर्निंग समझ में मुझे समझ आ गया था कि लिखा हुआ है कि वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट उससे उसने शूट किया। ओपिनियन क्या दिया था उसने? क्या मॉडिफाई किया था अपना ओपिनियन या अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था? अच्छा, याद नहीं है। मेन चीज क्या थी हमारी? जो मेन पैराग्राफ होता है जो हर बंदा देख रहा होता है वो कौन सा होता है? ओपिनियन एंड बेसिस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, मेजॉरिटी कंपनीज में कौन सा ओपिनियन दे रहे होते हैं हम? अनमॉडिफाइड, साफ सुथरा ओपिनियन दे रहे होते हैं। इसकी एक रीजन मैंने बताई थी। क्या रीजन थी? क्या इसकी ये वजह है कि हम कोई गलती हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, लेकिन रिपोर्ट में डालने से पहले हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट को बताते हैं। जब मैनेजमेंट को बताते हैं तो मेजॉरिटी केसेस में मैनेजमेंट उस गलतियों को ठीक कर लेती है। इस वजह से जो रिपोर्ट होती है वो अनमॉडिफाइड जा रही होती है। अच्छा, स्टैंडर्ड एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए थे कुछ, और उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था? की ऑडिट मैटर, जो कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है, उसको हमने फॉर द टाइम बिंग कैरी फॉरवर्ड किया था। और हमने शुरू क्या कर लिया था? मॉडिफाइड ओपिनियंस। मॉडिफाइड ओपिनियंस क्या होते हैं सर? वो ओपिनियन जिनके अंदर हम कोई गलती निकाल रहे हैं, और गलती किस दो बेसिस पे निकाल सकते हैं? या तो वो मिसस्टेटमेंट होगी या फिर स्कोप लिमिटेशन होगी। मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब था? आईएफआरएस ने क्या रिक्वायर किया है और हमने किस तरह अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, उनमें अगर कोई फर्क हो। और स्कोप लिमिटेशन क्या होती है? हमें एविडेंस ही नहीं मिला। बिल्कुल, हमें जो हमें चाहिए था सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, वो नहीं मिल सका मैनेजमेंट की तरफ से। तो उस केस में हम क्या कहते हैं? स्कोप लिमिटेशन। अब अगर हमें एविडेंस ही नहीं मिला तो ऑब्वियसली हम अपना ओपिनियन उसमें नहीं दे सकते जब तक हमें एविडेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने रिपोर्ट की जब डेट पढ़ी थी उसमें भी हमने क्या कहा था कि हम रिपोर्ट की डेट भी उससे पहले की नहीं डाल सकते जब तक हमें एविडेंस नहीं मिलता। और ऑब्वियस क्या हो जाता है कि अगर एविडेंस ही नहीं मिला तो हम ओपिनियन देने की पोजीशन में होते ही नहीं है। जी, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ लिया था कि सर मिसस्टेटमेंट क्या होती है और स्कोप लिमिटेशन क्या होती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने डिटेल से पढ़ ली थी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है सर? इममटेरियल, मटेरियल और परवेसिव में क्या फर्क होता है। इसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू मैंने कल की क्लास में दिया था। इममटेरियल क्या अमाउंट होती है जिसको हम सिंपली इग्नोर कर देते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही शेयर होल्डर्स को फर्क पड़ रहा है उस चीज से। मटेरियल क्या होती है सर? वो जो कि शेयर होल्डर्स के डिसीजन को इंपैक्ट कर सकती है। न्यूमेरिकली अगर इसको हमें सोल्व करना हो, हम क्या लेते हैं? 5% प्रॉफिट का लेते हैं और सोल्व कर देते हैं। परवेसिव क्या होती है? जिसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हमने क्या कहा था कि 50% से भी ज्यादा इंपैक्ट है। और इसकी एक एग्जांपल मैंने क्या दी थी कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई हुई है। ठीक है, जबकि वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फुलफिल नहीं कर रहा, जस्टिफाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस केस में होगा क्या? जितनी भी नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, जितने भी नॉन करंट एसेट हैं, सारे करंट में आने चाहिए, लेकिन करंट में वो नहीं आ रहे होंगे क्योंकि उन्होंने गोइंग कंसर्न असम्पशन की बेस पे बनाई होगी। तो ये क्या है? एक परवेसिव इफेक्ट होगा, इसका पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बड़ा इफेक्ट होगा। अब इसकी हम डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं? ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं ऑडिट में टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड स्कोप लिमिटेशंस। मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। इममटेरियल क्या है? आइटम विच इज नॉट मटेरियल। ये तो वही कंपनी लॉ वाली डेफिनेशन हो गई ना। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? जो पब्लिक नहीं होती।
इसका मकसद क्या है कि उन्होंने क्योंकि मटीरियलिटी को डिफाइन किया हुआ है, मटीरियल को डिफाइन किया हुआ है, तो इसलिए ऑब्वियसली जो चीज मटीरियल नहीं है वो इमटीरियल है। मटीरियलिटी में वो क्या कह रहा है, आइटम्स आर कंसिडर्ड मटीरियल इफ दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट एक्सपेक्टेड है कि वो इन्फ्लुएंस करें इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर को। यूजर कौन थे, शेयर होल्डर्स। अगर तो एक ऐसी अमाउंट जो कि शेयर होल्डर्स के डिसीजन को इंपैक्ट कर रही है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, मटीरियल कह रहे हैं। लेकिन यहां पे एक टर्म आ रही है इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, ये वो टर्म है जो कि हमने आज से पहले डिस्कस नहीं की। इसका क्या मतलब है, अच्छा मैं बताता हूं। बेसिकली आईएफआरएस के मुताबिक डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड करनी थी 10 लाख की, ठीक है। मैनेजमेंट ने कितनी रिकॉर्ड की, 1 लाख की। ये क्या है, एक मिसस्टेटमेंट है। लेट्स से कि उनका प्रॉफिट वगैरह के जो हमने कैलकुलेशन की उसके हिसाब से मटेरियल भी है, अज्यूम कर लेते हैं कि ये मटेरियल भी है, तो ये क्या होगी, एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। इसी के कंपैरिजन में आईएफआरएस कहते हैं 10 लाख की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी थी, मैनेजमेंट ने कर ली 5 लाख की रिकॉर्ड। अब एरर कितना रह गया, 5 लाख का, ठीक है। जितनी नई रिकॉर्ड की वही एरर है ना, वही मिसस्टेटमेंट है। लेट्स से वो मटेरियल नहीं है, वो क्या है, इमटेरियल है। और मटेरियलिटी हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, प्रॉफिट का 5% लेकर, ठीक है। लेकिन हमने जब ऑडिट किया तो हमें नजर क्या आया कि डेप्रिसिएशन में तो 5 लाख की गलती है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, इन्वेंट्री जो है ना, इन्वेंट्री का हेड, उसमें भी 5 लाख की गलती कर दिया। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी की रिकॉर्डिंग के अंदर उन्होंने 5 लाख की गलती कर दिया। तो इस केस में अगर हम इन दोनों गलतियों को मिलाएं, ठीक है, तो लेट्स से अगर 10 मिलियन हमारी क्या है, मटीरियलिटी है, बेंचमार्क हमारा क्या है 10 मिलियन, या 9 मिलियन कर दो, 9 मिलियन हमारा बेंचमार्क है, दोनों को अगर मिलाएं तो क्या हो जाएगी, 10 मिलियन हो जाएगी। एक 5 मिलियन की एनआरवी वाली मिस स्टेटमेंट और 5 मिलियन की डेप्रिसिएशन वाली, जो मटेरियलिटी थी उसको एक्सीड कर गई दोनों मिलके। अगर अलग अलग देखते तो नहीं कर रही थी। तो क्या कह रहा है, आइदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, या तो वो अकेले मीट कर जाएगी, 9 मिलियन बेंचमार्क था, 10 मिलियन की अगर हमने मिस स्टेटमेंट अकेले डेप्रिसिएशन में निकाल ली तो वो क्या बन जाएगी, मटेरियल। और अगर वो किसी दूसरी मिस स्टेटमेंट के साथ मिलके मटेरियल बन रही है तो वो भी क्या कंसीडर हो रही होगी, मटेरियल। इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट की टर्म समझ आती है हमें सर। ये एग्रीगेट जो है ये मतलब दोनों को मिला के तो वो मटेरियल हो जाएगी, लेकिन क्या दोनों को मिलाकर इंडिविजुअली इनको मटेरियल कहेंगे? इंडिविजुअली नहीं है, इंडिविजुअली इमटेरियल है। 5-5 लाख की अलग अलग अगर देखें तो इमटेरियल है, लेकिन अगर दोनों को मिलाया जाए तो वो मटेरियल है। एग्जाम्पल देते हैं। 2 गलतियां हमने निकाली, एक इन्वेंट्री की और एक डेप्रिसिएशन की। मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन की गलती ठीक कर दी, 5 लाख की मिस्टेक उन्होंने ठीक कर दी, 5 लाख के पीछे रह गई, ठीक है, और वो मटेरियलिटी से कम थी। क्या उसकी बेसिस पे अपना ओपिनियन हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो मटेरियलिटी से नीचे है। अगर दोनों इकट्ठी थी तो फिर कर लेते, क्योंकि वो मटेरियलिटी से ऊपर थी। समझ आती है ये बात? इंडिविजुअली ये इमटेरियल थी, लेकिन आपस में मिलकर क्या हो गई, मटेरियल हो गई। एग्जाम में हो सकता है वो आपको एक सिनेरियो बना दे, उसमें आपको 3 सिनेरियोज दे, तीनों में वो अलग अलग आपको गलतियां बता दे मैनेजमेंट की, कोई स्कोप लिमिटेशन होगी, कोई मिस स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उन तीनों को कंबाइन देखना है, तीनों जो गलतियां होंगी उनकी हमने सम लेना है और उसको मटेरियलिटी से अपने कंपेयर करना है। ये बात समझ आती है? उसके बाद वो कह रहे हैं मटेरियलिटी डिपेंड कर रही होती है साइज पे भी और नेचर ऑफ स्टेटमेंट पे भी। साइज की तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, साइज का क्या मतलब होता है, अमाउंट। प्रॉफिट का 5% लेंगे, बेंचमार्क एक्सीड हुआ मटेरियल, नहीं हुआ इमटेरियल। नेचर का क्या मतलब है, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, एक छोटी सी ट्रांजैक्शन है 100-200 रुपए की, लेकिन उससे इंडिकेशन हमें मिल जाती है कि मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है, ठीक है। अगर गलती बहुत छोटी सी है, अमाउंट वाइज देखो तो छोटी सी है, लेकिन अगर इंडिकेशन में क्या मिल रही है कि फ्रॉड कर रही है मैनेजमेंट, तो उस केस में वो छोटी अमाउंट भी क्या हो जाएगी, क्यों मटेरियल हो जाएगी, नेचर की वजह से, क्योंकि उससे जो है वो फ्रॉड रिस्क बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो नेचर की टर्म समझ आती है। तो अगर वो हमें सिनेरियो में इस तरह की कोई कहानी बना दे जिससे हमें इंडिकेट हो रहा हो कि यार ठीक है ये अमाउंट वाइज तो कम है, लेकिन हो सकता है इसकी नेचर ऐसी हो कि जिसकी वजह से मटेरियल बन जाए, तो उसको भी हम मटेरियल
कह रहे होते हैं। सर ये परवेशिव भी हो सकता है, अगर ये देखें 100-200 का फ्रॉड ये 2-3 जगह करता है, परवेशिव हो जाएगा। परवेसिव पे अभी डिस्कस करते हैं। परवेसिव क्या होता है, मटेरियल समझ आता है हमें, ठीक है। बाकी चीजें तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। दो चीजें हमने नहीं पढ़ी हैं, तो इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट की टर्म, और दूसरा साइज एज वेल एज नेचर की टर्म, ठीक है। परवेसिव का क्या मतलब है भाई, वो अफेक्ट जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिटर की जजमेंट के मुताबिक क्या हो, आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक अकाउंट और एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंट्स क्या होते हैं, जिस तरह पीपीई एक अकाउंट है, ठीक है, उसके अलावा इन्वेंट्री एक अकाउंट है, सेल्स एक अकाउंट है, कॉस्ट ऑफ सेल एक अकाउंट है, एडमिन एक्सपेंसेस एक अकाउंट है। क्या कह रहा है, ये एक ऐसी गलती जिसका अफेक्ट एक से ज्यादा हेड के ऊपर आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने एक डिस्कस की थी सीएफओ की। सीएफओ अगर कुछ फ्रॉड वगैरह करना चाहे तो उसके पास तो सारे हेड्स की एक्सेस है, वो सेल्स में भी कर सकता है, परचेज में भी कर सकता है, इन्वेंट्री में भी कर सकता है। समझ आती है बात? ठीक है, तो मतलब ऐसी कोई गलती आइडेंटिफाई की है जिसका अफेक्ट एक से ज्यादा हेड पे है, तो वो क्या होगा, परवेसिव होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बता रहा है, इफ सो कन्फाइंड रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर वो एक हेड के साथ कन्फाइंड है, हमने देखा कि सर मसला सिर्फ एसेट्स के अंदर है, लेकिन वो जो एसेट्स है ना, वो बैलेंस शीट का 90% अमाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 90% अमाउंट को इंडिकेट कर रहे हैं, या 60% अमाउंट को इंडिकेट कर रहे हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनमें सारा काम ही किसका होता है, एसेट्स का होता है, ठीक है। तो अगर तो एक सिंगल एलिमेंट भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, लेकिन उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा अमाउंट के हिसाब से कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत ज्यादा एरिया को अफेक्ट कर रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, परवेसिव हो जाएगा। समझ आती है बात? तीसरा क्या है, इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर आर फंडामेंटल फॉर द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, एक केस चल रहा था हमारे खिलाफ, ठीक है, बहुत कोई इंपॉर्टेंट केस था कंपनी के खिलाफ। एक केस किया हुआ किसी ने, कंपनीज में आप जाएंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकली आप देखेंगे बहुत सारे केसेस हो रहे होते हैं कंपनी के खिलाफ। कस्टमर कर रहे होते हैं, उनके सप्लायर कर रहे होते हैं, उनके कस्टमर कर रहे होते हैं, इवन लॉयर्स तक कर देते हैं केस। तो होता क्या है, कंपनी के खिलाफ कोई केस चल रहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको बताना था, और वो एक ऐसा केस है कि भाई जो केस अगर हमने बता दिया ना, तो जितने हमारे शेयर होल्डर्स हैं ना, वो अपने शेयर बेच के भाग जाएंगे, क्योंकि उन्हें इससे पता चल जाएगा कि भाई ये कंपनी फ्यूचर में सरवाइव नहीं कर सकती, या फिर इस कंपनी को बहुत सब्सटेंशियल लॉस होने वाला है इस केस की वजह से, इसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा डिस्क्लोजर कंपनी नहीं देती, ऐसा डिस्क्लोजर कंपनी नहीं देती, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, उसका इफेक्ट परवेसिव हो जाएगा। अल्टीमेटली इस पॉइंट पे क्या है, हमारी जजमेंट अप्लाई हो रही होगी कि सर क्या इसका इफेक्ट मटेरियल है या परवेसिव है, ठीक है। अच्छा, एक अगर तो आपको कंफ्यूजन हो रही हो, सवाल एग्जाम लेवल क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि यार मुझे समझ नहीं आ रही, इस तरह का कोई सिनेरियो उन्होंने बना के दिया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका इफेक्ट मटेरियल होगा या परवेसिव होगा, तो आप, मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी, जब भी ओपन एंडेड सवाल हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं, हर पॉसिबल सिनेरियो को कवर करते हैं। हम बता देंगे कि सर अगर मटेरियल होगा तो ये कोर्स ऑफ एक्शन होगा, अगर परवेसिव होगा तो ये कोर्स ऑफ एक्शन होगा। कोर्स ऑफ एक्शन अभी हम पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ ये पढ़ें कि मटेरियल इमटेरियल परवेसिव होता क्या है, इसके आगे क्या है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर तो ओपन एंडेड सवाल में मिल जाए जिसमें हमें समझ ना आ रही हो कि इसका इफेक्ट मटेरियल है या परवेसिव है, जजमेंट आपकी अप्लाई हो रही हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, दोनों सिनेरियोस को कवर कर लेंगे। जी, जैसे कि आपने बताया कि कोई बहुत जरूरी केस है जो डिस्क्लोजर में आना चाहिए, वो नहीं किया गया और किसी लिमिटेशन की वजह से ऑडिटर को पता नहीं चला, उसने प्रोसीजर परफॉर्म किया, अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म किया, उसको फिर भी उस केस के बारे में पता नहीं चला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट होकर रीजनेबल दे दी कि ट्रू एंड क्लियर दे दी, और बात ही चीज हो जाती है। फिर मैं समझ गया आपका सवाल क्या पूछ रहे भाई, कि कोई केस था बड़ा इंपॉर्टेंट कंपनी के खिलाफ, ठीक है, कंपनी ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, ऑडिटर ने अपने प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म किए। कोई एक प्रोसीजर बता सकते हो ऑडिटर क्या करेगा? डिस्कस किया हुआ हमने क्लास में, ये लॉयर को कंफर्मेशन भेजता है, ठीक है, उससे पूछता है कि यार आप इनके केसेस डील कर रहे हो ना, ठीक है, आप मुझे बताओ कि लिस्ट ऑफ केसेस बना के दो कि कौन कौन से केसेस चल रहे हैं कंपनी के खिलाफ, ठीक है। लेट्स से लॉयर ने भी हमें नहीं बताया, हमने और भी जो भी अपना काम करना था कर लिया, हमें नहीं पता चला।
और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को मिल गई, एनुअल रिपोर्ट चली गई, उसके बाद जाके पता चला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, यही पूछ रहे हो? उस केस में ऑडिटर के ऊपर कोई जिम्मेदारी है या नहीं, ये पूछना चाह रहे हो आप? क्या हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहे हैं? नहीं दे रहे, रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं। तो हमने कभी भी गारंटी नहीं की थी कि हम हर एक इंस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऑडिटर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है अनलेस उसने अपने जो प्रोसीजर रिक्वायर्ड हुए आईएसएस हैं वो कंप्लीटली कवर कर लिए हो। आईएसएस ने हमें सारे प्रोसीजर बताए हुए हैं कि लीगल केसेस को वेरीफाई करने के लिए आपने क्या क्या काम करना है। अगर वो काम हमने किया उसके बाद भी हमें नहीं मिला कोई एविडेंस, तो उस केस में क्या होगा? कोई हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, लीगल केस का एक प्रोसीजर आप लोगों को अभी क्लियर है, आपको भी क्लियर है, राइट? एक और प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं जिससे हम इंश्योर कर रहे होते हैं कि कोई केस जो है वो ऐसा तो नहीं है जो मिस हो गया हो। वो प्रोसीजर क्या होता है? जितने भी लीगल खर्चे होते हैं ना, लीगल एक्सपेंसेस में क्या होते हैं? जो लॉयर को हम फी दे रहे होते हैं, ठीक है, हमारे केसेस कौन हैंडल कर रहा होता है? लॉयर। उसको हम क्या दे रहे होते हैं? उसके बदले में फी दे रहे होते हैं। वो कहां हो रही होती है? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लीगल एक्सपेंसेस के नाम से एक हेड आ रहा होता है। हम ना उसकी 100% वॉचिंग करते हैं। वॉचिंग से क्या मुराद है? जितने भी एक्सपेंसेस है ना, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है पूरे साल में, एक एक ट्रांजैक्शन को उठाते हैं, उसकी सपोर्टिंग देखते हैं। जब हम सपोर्टिंग देखेंगे हमें पता चल जाएगा ये खर्चा कौन से केस से रिलेटेड था, लॉयर ने कौन सा केस उठाया जिसके अगेंस्ट उसको हमने पेमेंट किया। इसमें हम सैंपल नहीं लगाते, हम क्या करते हैं? 100% ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करते हैं? उनकी सपोर्टिंग्स देखते हैं। जब सपोर्टिंग्स देखेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? कितने केसेस कंपनी के खिलाफ हुए, वहां से भी हम वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो दो प्रोसीजर आई थिंक हमने पढ़ लिए अभी लीगल केसेस को वेरीफाई करने के लिए। क्या? एक तो कंफर्मेशन लॉयर को भेजते हैं और दूसरा जितने भी लीगल एक्सपेंसेस है उनकी 100% वॉचिंग करते हैं। इससे हम इंश्योर क्या कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा केस ना हो जो कि हम मिस कर दें। ठीक है, टॉपिक पे वापस आते हैं। परवेसिव के तीनों पॉइंट्स हमें समझ आते हैं? कोई सवाल इसका? अच्छा, ये सारी चीज डिस्कशन हम क्यों कर रहे थे, अब उसकी कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। सर हमने पढ़ा कि अगर तो कोई गलती हमने आइडेंटिफाई नहीं की तो हम कौन सा ओपिनियन देते हैं? एक अनमोडिफाइड ओपिनियन देते हैं। अनमोडिफाइड का क्या मतलब है? सब कुछ ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई गलती हो, गलती क्यों होगी? या तो मिसस्टेटमेंट की वजह से या फिर स्कोप लिमिटेशन की वजह से, तो हम क्या कर रहे होते हैं? मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे होते हैं। मॉडिफाइड का क्या मतलब है? कोई गलती हमने आइडेंटिफाई की है, ठीक है। अब वो जो गलती आइडेंटिफाई की है वो तीन तरह की हो सकती है, या तो इमटेरियल होगी, या मटेरियल होगी, या परवेसिव होगी। अगर तो हमने एक मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई की और वो इमटेरियल है, मिसस्टेटमेंट इमटेरियल, तो कौन सा ओपिनियन दे रहे होते हैं? अनमोडिफाइड, यानी कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। अगर हमने स्कोप लिमिटेशन आइडेंटिफाई की और वो इमटेरियल है, उस केस में भी अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे होंगे, ठीक है। यानी कि अगर तो इमटेरियल इफेक्ट हो ना, बेशक आते हैं, हम क्या करते हैं? 100% ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करते हैं? उनकी सपोर्टिंग्स देखते हैं। जब सपोर्टिंग्स देखेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? कितने केसेस कंपनी के खिलाफ हुए, वहां से भी हम वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो दो प्रोसीजर आई थिंक हमने पढ़ लिए अभी लीगल केसेस को वेरीफाई करने के लिए। क्या? एक तो कंफर्मेशन लॉयर को भेजते हैं और दूसरा जितने भी लीगल एक्सपेंसेस है उनकी 100% वॉचिंग करते हैं। इससे हम इंश्योर क्या कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा केस ना हो जो कि हम मिस कर दें। ठीक है, टॉपिक पे वापस आते हैं। परवेसिव के तीनों पॉइंट्स हमें समझ आते हैं? कोई सवाल इसका? अच्छा, ये सारी चीज डिस्कशन हम क्यों कर रहे थे, अब उसकी कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। सर हमने पढ़ा कि अगर तो कोई गलती हमने आइडेंटिफाई नहीं की तो हम कौन सा ओपिनियन देते हैं? एक अनमोडिफाइड ओपिनियन देते हैं। अनमोडिफाइड का क्या मतलब है? सब कुछ ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई गलती हो, गलती क्यों होगी? या तो मिसस्टेटमेंट की वजह से या फिर स्कोप लिमिटेशन की वजह से, तो हम क्या कर रहे होते हैं? मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे होते हैं। मॉडिफाइड का क्या मतलब है? कोई गलती हमने आइडेंटिफाई की है, ठीक है। अब वो जो गलती आइडेंटिफाई की है वो तीन तरह की हो सकती है, या तो इमटेरियल होगी, या मटेरियल होगी, या परवेसिव होगी। अगर तो हमने एक मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई की और वो इमटेरियल है, मिसस्टेटमेंट इमटेरियल, तो कौन सा ओपिनियन दे रहे होते हैं? अनमोडिफाइड, यानी कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। अगर हमने स्कोप लिमिटेशन आइडेंटिफाई की और वो इमटेरियल है, उस केस में भी अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे होंगे, ठीक है।
यानी कि अगर तो इमटेरियल इफेक्ट हो ना, बेशक वो मिस स्टेटमेंट है, बेशक वो स्कोप लिमिटेशन है, हम क्या दे रहे होंगे, साफ सुथरी रिपोर्ट, ठीक है, अनमोडिफाइड ओपिनियन। अगर तो इफेक्ट मटेरियल हो मिस स्टेटमेंट का, मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट क्या है, मटेरियल है, उस केस में हम दे रहे होते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड, मॉडिफाइड तो एक जनरल टर्म है ना, ठीक है, अभी हम उसकी अंदर टाइप्स पढ़े, ठीक है। मटेरियल इफेक्ट है किसका, मिस स्टेटमेंट का, तो कौन सा ओपिनियन दे रहे हैं, क्वालिफाइड। अगर मटेरियल इफेक्ट है स्कोप लिमिटेशन का, उस केस में भी कौन सा ओपिनियन देंगे, क्वालिफाइड, ठीक है। रिवाइज करते हैं सर, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन थी, इमटेरियल इफेक्ट था, कौन सा ओपिनियन होगा, अनमोडिफाइड। मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन थी, मटेरियल इफेक्ट है, कौन सा ओपिनियन होगा, क्वालिफाइड, ठीक है। यहां तक समझ आती है हमें बात। अगर तो मिस स्टेटमेंट हो और परवेसिव हो, मिस स्टेटमेंट है और परवेसिव इफेक्ट, तो उस केस में हम दे रहे होते हैं एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। इनकी डिटेल्स अभी आगे जाके देखेंगे, अभी सिर्फ टर्म्स से मैं आपको बता रहा हूं। अगर तो मिस स्टेटमेंट है और परवेसिव इफेक्ट है तो क्या ओपिनियन देते हैं, एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स के नाम से हमें पता चल रहा है कि खतरनाक चीज है भाई, इसमें हम कह देते हैं कि भाई हम कोई नहीं, आपको रीजनेबल एश्योरेंस जो हम दे रहे हैं ना, हम आपको बता रहे हैं कि हमें कोई एविडेंस वगैरह नहीं मिला जिसकी बेस पे हम आपको कह सकें कि आपके स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म में हम बता रहे होते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, अगर तो स्कोप लिमिटेशन हो और उसका इफेक्ट परवेसिव हो, स्कोप लिमिटेशन है उसका इफेक्ट परवेसिव है, इसमें क्या दे रहे हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसमें हम क्या बता रहे होते हैं कि भाई हम कोई ओपिनियन ही नहीं दे रहे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्योंकि आपने इतना बड़ा एक एविडेंस था रिक्वायर्ड, ठीक है, वही हमें नहीं दिया जो कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट कर रहा था, आपने वही एविडेंस हमें नहीं दिया, तो इस केस में हम क्या कहते हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं। उसका मतलब क्या है कि हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे। ये टर्म समझ आती है हमें, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एक दफा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर, मिस स्टेटमेंट थी या स्कोप लिमिटेशन थी, अगर इमटेरियल हो तो अनमोडिफाइड, मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है, अगर मटेरियल हो तो क्वालिफाइड, ठीक है, और मिस स्टेटमेंट है और परवेसिव है तो क्या, एडवर्स। मिस स्टेटमेंट सॉरी स्कोप लिमिटेशन है और परवेसिव है, उसके इसमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। टर्म्स हमें समझ आती हैं कि कब कौन से टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, स्कोप लिमिटेशन में जी, ओपिनियन आप कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं उनको बताएंगे कि उनकी ओपिनियन देते कि हमें जिन्होंने ये चीज बताई है, तो वो हमें उस चीज के बारे में जो स्कोप लिमिटेशन थी वो बता भी दें। हमें कहते हैं कि वो लोग नहीं बता रहे जी, तो अगर वो बता भी दें तो तब हम लोग डिस्क्लेमर देंगे, तो हमें नहीं बताया। अगर उन्होंने बता दिया तो फिर तो स्कोप लिमिटेशन बची नहीं ना। सवाल आपका क्या है कि अगर हमें एविडेंस नहीं मिलता, स्कोप लिमिटेशन कब आती है, जब हमें रिक्वायर्ड एविडेंस ना मिल रहा हो। अगर उन्होंने एविडेंस दे दिया फिर तो स्कोप लिमिटेशन ही नहीं बची। समझ आती है बात। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि अगर क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो, यानी कि हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। मॉडिफाइड ओपिनियन की अब हमने 3 टाइप्स पढ़ी है ना, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। अगर हम क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट में, तो हमें क्या बताना होगा, नेचर क्या है उस मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन की। जैसे कि हमने एक मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल की थी, डेप्रिसिएशन 9 मिलियन से कम रिकॉर्ड था, तो वो नेचर हम कहां बता रहे होंगे, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में। जो हमारा शुरू में हमने पैराग्राफ पढ़ा था बेसिस ऑफ ओपिनियन, उसमें उसकी नेचर बता रहे होंगे। यहां तक बात समझ आती है। थोड़ा सा ड्राफ्टिंग की तरफ आते हैं इसकी। क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन कब दे रहे होते हैं हम, मटेरियल मिस स्टेटमेंट या मटेरियल स्कोप लिमिटेशन। सबसे पहले तो हम वही पैराग्राफ लिख देंगे जो कि हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में पहले 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें हम कुछ जनरल बातें कर देंगे। कौन सी बातें बता रहे होते हैं हम, सर किस एंटिटी का कर रहे हैं, कौन सा ईयर एंडेड है, किस चीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी लिखा है। बिल्कुल ठीक है। अब ये वहां पे हम क्या बता रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू जब अनमोडिफाइड देते, यहाँ पे हम क्वालिफाइड ओपिनियन दें तो यहाँ पे क्या कहेंगे, हम कहेंगे इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड, यानी कि जो मैटर हमने बेसिस ऑफ ओपिनियन में बताया हुआ है, डिस्क्राइब्ड इन बेसिस ऑफ ओपिनियन, ठीक है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है।
कैसे बताते हैं कि सर एक्सेप्ट फॉर द मैटर, यानी कि वो जो डेप्रिसिएशन का मैटर है ना, उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। समझ आती है बात? बेसिस ऑफ ओपिनियन में हम क्या बताएंगे कि भाई वो गलती थी क्या। यहाँ पे हम जनरल बात कर दी कि अगर आपने देखना है कि क्या गलती थी तो बेसिस ऑफ ओपिनियन में जाओ, ठीक है। बेसिस ऑफ ओपिनियन में भी हमने कुछ चीजें जनरल पढ़ी थी। क्या चीजें थी बेसिस ऑफ ओपिनियन की, वो जो जनरल थी, जो हर जगह अप्लाई हो रही थी? सर ये कि आप भी बताओ कि ऑडिट जो है वो आईएसएस के मुताबिक ऑडिट एविडेंस और सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट और एथिक्स के साथ कंप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। और सर रेफरेंस दे दो फॉर द बेसिस ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द किधर देखिए मेन रिपोर्ट में या एथिक्स में या वेबसाइट में। बिल्कुल। अब यहाँ पे हमने क्या बताना है, वो जो मिस स्टेटमेंट है जिसकी वजह से हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है वो बता रहे होंगे। कैसे बताएंगे? मैनेजमेंट डिड नॉट स्टेट इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरपी। ये एक मिस स्टेटमेंट हो गई ना। स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरपी पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी है। अगर नहीं की तो ये क्या है? मिस स्टेटमेंट है। और अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। इफ इन्वेंट्री वर स्टेटेड करेक्टली दे वुड हैव बीन रिटन डाउन बाय XXX। यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे, मतलब अगर वो ठीक रिकॉर्ड करते तो उनकी ये अमाउंट होती। यस। अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ सेल, इनकम टैक्स, नेट इनकम एंड शेयर होल्डर इक्विटी बाय दिस अमाउंट रिस्पेक्टिवली। हो क्या रहा है यहाँ पे? इन्वेंट्री में एरर था, लेट्स से 5 मिलियन का एरर था, ठीक है। हम क्या बताएंगे कि अगर वो ठीक रिकॉर्ड करते तो इन्वेंट्री की वैल्यू कम रिकॉर्ड करना पड़ती, कितने से? 5 मिलियन से। रिटर्न डाउन हो जाती है इन्वेंट्री की वैल्यू 5 मिलियन से। और वो जो रिटर्न डाउन होती है ना, उससे कौन कौन से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हेड इंपैक्ट हो रहे हैं वो भी बताएंगे। इन्वेंट्री से कौन से इंपैक्ट हो रहे हैं? कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्टली इंपैक्ट हो रही होती है, ठीक है। अब कोई भी पीएनएल की आइटम, उससे इनकम टैक्स भी इंपैक्ट होगा, क्योंकि इनकम टैक्स किस पे बनता है? प्रॉफिट पे। तो क्या कह रहे हैं? इनकम टैक्स इंपैक्ट होगा। नेट इनकम हमारी इंपैक्ट हो रही होगी। और जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है, जो प्रॉफिट होता है अल्टीमेटली कहां जा रहा होता है? शेयर होल्डर की इक्विटी में, ठीक है, वो भी इंपैक्ट हो रही होगी। तो इसमें हमने क्या बताया कि पहले तो अमाउंट भी स्पेसिफाई करेंगे हम, ठीक है, कि मिस स्टेटमेंट की अमाउंट क्या है और वो कहां कहां इंपैक्ट अपना डाल रही है। यहां तक समझ आती है बात? अच्छा, अगर स्कोप लिमिटेशन हो और वो मटेरियल हो, उसकी ड्राफ्टिंग भी देख लेते हैं। ये वाली तो सेम होगी। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस ऑफ ओपिनियन, बाकी सारी ट्रू एंड फेयर जो है, ठीक है। अगेन हमने क्या बता दिया कि जो मैटर हमने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, उसके अलावा चीजें ठीक है। इसमें क्या बताएंगे? इसमें कैसे ड्राफ्ट करेंगे? वी डिड नॉट ऑब्जर्व द फिजिकल स्टॉक काउंट एज ऑफ December 31, 2026 whatever because we were appointed after the date। हमें ईयर एंड के बाद अपॉइंट किया गया, इस वजह से जो ईयर एंड पे रिक्वायर्ड प्रोसीजर था इन्वेंट्री काउंट का, वो हम नहीं कर सके। We were unable to obtain sufficient appropriate evidence through alternative procedure। alternative procedure से भी हम एविडेंस नहीं ले सके, ठीक है। स्कोप लिमिटेशन में जब भी डाल रही हूं, पहला काम ये करना है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर ट्राई करना है, ठीक है। और यहां पे हम ये बात बता भी रहे हैं कि हमें अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी ट्राई किए हैं, हमें उससे भी एविडेंस कोई नहीं मिल रहा, ठीक है। Therefore we could not verify whether inventory is fairly stated in financial statement। इस वजह से हम ये वेरीफाई नहीं कर सके कि इन्वेंट्री फेयरली स्टेटेड है। ये ओपिनियन की वर्डिंग समझ आती है? अच्छा, अभी तक हमने कितनी ड्राफ्टिंग सीख ली है? एक तो हमने एक अनमोडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग पिछली क्लास में सीखी थी, ठीक है, उसकी बेसिस ऑफ ओपिनियन सीखा था। आज हमने कितने सीख लिए अभी तक? दो ओपिनियन सीखे हैं और 2 बेसिस ऑफ ओपिनियन। इनको आपने याद करना है, इनकी वर्डिंग को। अगर वो मिस स्टेटमेंट चेंज करके देता है, लेट्स से यहाँ पे इन्वेंट्री की एग्जांपल थी, वो कहता है डेप्रिसिएशन मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप उसको ड्राफ्ट कर सको खुद से। समझ आती है बात? वो अगर आपको कंपनी का नाम दे देता है, लेट्स से PTCL, तो आप यहां पर लिख सको इस पैराग्राफ में कि हमने PTCL का ऑडिट किया। अगर वो ईयर एंड आपको बता देता है 2024-25, तो वो आप यहां पे बताओगे, ठीक है। जो जो चीजें वो देते हैं उनकी मॉडिफिकेशन के साथ ये जो स्टैंडर्ड वर्डिंग है ये आपको याद होनी चाहिए। समझ आती है यहां तक बात? अच्छा, अब थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं जिसमें हमारा क्या दे रहे थे, एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसमें वो क्या बता रहे हैं? एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन कब दे रहे होते हैं? जब
मटेरियल एंड परवेसिव क्या हो, मिसस्टेटमेंट। अच्छा, एक चीज अगर परवेसिव है तो ऑब्वियसली वो मटेरियल तो है ही ना, तो इसलिए परवेसिव को हम मटेरियल एंड परवेसिव भी कह रहे होते हैं, ठीक है। इसमें भी हमने पहला तो स्टैंडर्ड पैराग्राफ को डाल दिया। अच्छा, इसमें देखो क्या करें, इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्कस्ड इन बेसिस ऑफ ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या कह रहे हैं भाई, ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि अगर आपने डिटेल देखनी है तो बेसिस ऑफ ओपिनियन में देख लो, ठीक है। क्या हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ऊपर क्या दे रहे थे कि एक्सेप्ट फॉर द मैटर, जो मैटर हमने बता दिया उसके अलावा ट्रू एंड फेयर व्यू। यहां पे क्या कह रहे हैं कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे ही नहीं रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि जो मसला है ना वो इतना बड़ा है कि वो तकरीबन पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही इंपैक्ट कर रहा होगा। डिस्क्लेमर देखते हैं, इसमें वो क्या बात कर रहे हैं। अगेन ये स्टैंडर्ड चीज है। क्या कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, इसका बेसिस ऑफ ओपिनियन की ड्राफ्टिंग यहाँ पे नहीं लिखी हुई, वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बता रहे हैं। डिस्क्लेमर का क्या मतलब होता है? डिस्क्लेमर कब देते हैं? जब एक स्कोप लिमिटेशन हो और वो मटेरियल एंड परवेसिव हो, ठीक है। उस केस में हम क्या बता रहे होते थे? ओपिनियन की ड्राफ्टिंग देखते हैं। बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन, बेसिस ऑफ ओपिनियन में जो हम मैटर बता रहे हैं, ठीक है, वी आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस टू प्रोवाइड एन ओपिनियन। हम इस काबिल नहीं है कि हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ले सकें जिसकी बेसिस पे हम अपना ओपिनियन बना के दे रहे होंगे। समझ आती है बात? यानी कि अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हम अपना ओपिनियन दे ही नहीं रहे। Consequently, we do not express an opinion on financial statement of the company. इस वजह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, ठीक है। और बेसिस ऑफ ओपिनियन में हम क्या बता देंगे, वो मैटर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसका जो बेसिस ऑफ ओपिनियन वाला सेक्शन होगा वो सेम होगा जिस तरीके से हमने यहां बताया ना, मैटर बता दिया अपना कि सर मसला क्या था, यहाँ पे इन्वेंट्री काउंट का मसला था। वहां पे लेट से हमने वो गोइंग कंसर्न वाला मसला हमने अगर आइडेंटिफाई किया तो हम क्या बता देंगे कि सर गोइंग कंसर्न बेसिस से बना दी हम मैनेजमेंट ने, ठीक है। बनानी किस पे चाहिए थी? नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे, ठीक है। एक साल के अंदर अंदर उन्होंने सारी लायबिलिटी एसेट सेटल करने थे, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना हुआ, ठीक है। और उसकी वजह से इंपैक्ट किस किस हेड के ऊपर जा रहा है। तो सेम यही ड्राफ्टिंग हम फॉलो कर रहे होते हैं एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में भी, ठीक है। यहां तक किसी का कोई सवाल? जी, इसको याद करना है। डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है और जो डायरेक्टली नहीं है। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बन रही होती है, और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वो नहीं बनी होती। और जो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल होती है उससे क्या बन रहा होता है हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस वजह से डेप्रिसिएशन ग्रॉस प्रॉफिट को भी इंपैक्ट कर सकती है, प्रोवाइडेड कि वो प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, जो भी हमारा कोर बिजनेस है उसमें इस्तेमाल हो रही हो। समझ आती है बात? अच्छा, चैप्टर ये अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो ये मुश्किल है, ठीक है। मुश्किल ये है, इसमें बहुत सी चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी, बहुत सी नई टर्म्स भी आ रही हैं। तो वन ऑफ द, अगर मैं कहूँ मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर हमारा वो यही है, और इसको शुरू में रखने का रीजन भी यही है क्योंकि ये मुश्किल है। इसमें से प्रैक्टिस भी काफी ज्यादा हो रही होती है। तकरीबन इसके 40 से 50 सवाल हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। चैप्टर बड़ा नहीं है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा है। अगर हमें यहां तक बात समझ आती है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा है नेक्स्ट 4। इसमें एक पैराग्राफ की बात करें, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। नाम क्या है? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ।
इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट कहानी से बिल्ड करते हैं। कंपनी के खिलाफ एक लीगल केस चल रहा था। कंपनी ने अगर वो लीगल केस डिस्क्लोज नहीं किया एज रिक्वायर्ड बाय IFRS, तो हम क्या बता रहे होंगे अपनी रिपोर्ट में? अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे बेस्ड ऑन और उसकी मटीरियलिटी। अगर मटीरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो एडवर्स, ऐसा ही है। अगर मैनेजमेंट ने नहीं बताया हुआ तो फिर हम ये काम कर रहे होते थे। यहां तक हम क्लियर हैं? ठीक है। अगर उन्होंने बता दिया और हमें ऐसा लगता है कि यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट ने वो मैटर बता दिया, वो केस डिस्क्लोज कर दिया, और हमें क्या लगता है वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, तो क्यों ना हम भी अपनी रिपोर्ट में वो केस बता दें या उसका रेफरेंस दे दें। इससे होगा क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बड़ी होती हैं, अच्छे खासे नोट्स होते हैं। आपने अगर एनुअल रिपोर्ट में थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे किया हो तो तकरीबन 50-60 पेजेस तक जा रही होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स के साथ। ऐसे ही है, हर यूजर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो देख सके। तो सर अगर हमें लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो कि यूजर को पता होनी चाहिए, ठीक है, और हमें डर क्या है कि हो सकता है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी नोट्स वगैरह ना देखे, इसकी वजह से वो इस चीज को मिस कर दे, तो हम क्या करेंगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक पैराग्राफ ऐड करेंगे। किस नाम से? एम्फेसिस ऑफ मैटर के नाम से। और उसमें वो चीज बता रहे होंगे कि सर ये एक केस है, ये इस नोट में बताया हुआ है, आप प्लीज इसको जाके देख लें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहानी समझ आती है हमें? बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। क्या कह रहा है वो? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कब करता है? जब ऑडिटर रिपोर्ट में जब उसको लगे कि ये नेसेसरी है टू ड्रॉ यूजर अटेंशन टू अ मैटर। एक मैटर पे हमें यूजर की अटेंशन ड्रा करनी है। यूजर कौन था? शेयर होल्डर। हमें उसकी अटेंशन ड्रा करनी है किसी एक खास मैटर पे, ठीक है, और वो खास मैटर डिस्क्लोज भी हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कि उसकी अंडरस्टैंडिंग। जो ओपिनियन में बात कर रहे होते, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हमें रखनी है। उसने डिस्क्लोज किया है, कोई गलती नहीं की उसने यहाँ पे, ठीक है, डिस्क्लोज ना करना गलती होती है इसको। हाँ, यस, ये यहाँ पे हो क्या रहा है? उसने डिस्क्लोज किया है, कोई मिस्टेक उसने नहीं किया, IFRS को कंप्लाई किया हुआ है। पैराग्राफ क्यों ऐड कर रहे हैं? सिर्फ यूजर की अटेंशन उस पैराग्राफ की तरफ लाने के लिए, उस डिस्क्लोजर की तरफ यूजर को अटेंशन को उसकी तरफ लेके जाने के लिए ये पैराग्राफ ऐड कर रहे हैं। फर्क समझ आ रहा है हमें? ठीक है। कंडीशंस क्या है? द मैटर इज नॉट अ मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन। यार अगर वो मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन होगी फिर तो हम अपना ओपिनियन चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। अगर उसने डिस्क्लोज ही नहीं किया फिर क्या कर रहे होंगे? ओपिनियन चेंज कर रहे होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? मैटर इज नॉट अ की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर अभी तक हमने नहीं पढ़ा, तो इसको हम कल परसों इंशाल्लाह पढ़ रहे होंगे। दो कंडीशन है इसको अगर हमें ऐड करना है तो, पहली कंडीशन मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन वो मैटर की ऑडिट मैटर ना हो, ठीक है। अगर एक चीज हमने की ऑडिट मैटर में बताई हुई है तो यहाँ भी बता देते तो रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वो मैटर की ऑडिट मैटर है तो यहाँ नहीं बता रहे होंगे। यहां तक बस हमें समझना, बाकी की ऑडिट मैटर की डिस्कशन जब हम करेंगे तो इसको हम कनेक्ट भी कर लेंगे दोबारा से। सर एग्जामिनर ये सवाल वैसे भी इररिलेवेंट है थोड़ा सा, लेकिन एग्जामिनर ये सवाल डाल सकता है कि एक ऐसी चीज वो सिनेरियो बता दें और ये बताए कि ये किधर आना चाहिए, की ऑडिट मैटर में ये डिसीजन आना चाहिए। सवाल भाई कही है एग्जामिनर हमें एक एग्जांपल, आगे एग्जांपल्स हैं इसकी काफी सारी, कोई एक एग्जांपल हमें दे दे और बताए हमें कि आप बताओ इसको की ऑडिट मैटर में डालना चाहिए या एम्फेसिस ऑफ मैटर में डालना चाहिए, ठीक है। अभी हमने की ऑडिट मैटर पढ़ा नहीं पढ़ा, तो कौन सी यहां पे तो हमने क्लियर, तो ये सवाल ही इररिलेवेंट है। जब हम पढ़ लेंगे फिर इस चीज को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? कब हम एम्फेसिस ऑफ मैटर डाल रहे होते हैं? ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स भी आपने क्या करनी है? याद करनी है। अक्सर क्या करता है एग्जामिनर, इन्हीं एग्जांपल्स को एक सिनेरियो में डालता है। एक XYZ कंपनी बनाएगा, ठीक है, और वो बता रहा होगा जैसे कि एग्जांपल क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन। कोई ऐसी लिटिगेशन है जिसके बारे में हमें अनसर्टेन है, हमें
कंफर्म नहीं है कि ये इसका जो केस का जो रिजल्ट है वो हमें हमारे फेवर में आएगा या फिर हमारे अगेंस्ट आएगा, ठीक है। तो वो एक लंबी चौड़ी कहानी बना के हमें बता सकते हैं कि ये इस तरह का केस है। तो अब बताओ जी। तो एम्फेसिस ऑफ मैटर हम पढ़ रहे थे, इसकी कंडीशंस हमने पढ़ ली थी और अब हम क्या देख रहे थे, इसकी एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन। कोई रेगुलेटरी एक्शन हमारे खिलाफ हो गया, एफबीआर और भी हमारे खिलाफ एक्शन ले रहे थे, हमने टैक्स नहीं जमा कराया और उसकी जो डिसीजन है वो भी अनसर्टेन है। हम उसके बारे में अनसर्टेन मतलब हमें नहीं पता वो हमारे फेवर में आएगा या हमारे अगेंस्ट आएगा, ठीक है। अगर वो चीज उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ठीक से बताई हुई है, आईएफआरएस के रिक्वायरमेंट के मुताबिक बताई हुई है, तो हम क्या करेंगे, यूजर की अटेंशन वहां पे लाने के लिए कि सर ये एक इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, हम क्या करेंगे, ये पैराग्राफ ऐड कर लेंगे। दूसरी एग्जांपल क्या है, सिग्निफिकेंट सब्सीक्वेंट इवेंट। सब्सीक्वेंट इवेंट की एक कहानी जस्ट मैंने बताई थी आपको, बस कोई रिवाइज करा सकते हैं मुझे कहानी क्या थी? यही आपने हाँ, एक दिसंबर पे हमारा ईयर एंड हो गया, ठीक है। हाँ, जनवरी फरवरी में आग लगी फैक्ट्री को और हमने मार्च में फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को देनी है। शेयर होल्डर बड़े खुश, यार हमारी कंपनी इतनी अच्छी चल रही है, कंपनी में जबकि क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। तो इस केस में हमें उस चीज को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक हमने दी तो नहीं है उनको, फरवरी तक हमारे पास ही थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हमें बता देना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, अगर कोई ऐसा सब्सीक्वेंट इवेंट है और आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंपनी ने उसको बताया भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर तो वो ना बताता तो वो क्या हो जाता, हमारा मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन हो जाती। ना बताता तो वो स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन क्या वो, हाँ, जो बता दिए आईएफआरएस ने अगर कहा है कि बताओ, आईएफआरएस के अपने रूल है, अगर वो उन रूल के मुताबिक नहीं बता रहा तो इस केस में तो क्या है, मिसस्टेटमेंट है, ठीक है। अगर वो बता रहा है और वो है भी इंपॉर्टेंट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यूजर की अटेंशन ड्रा करने के लिए क्या बता रहे होंगे, एम्फेसिस ऑफ मैटर। समझ आती है बात? नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू हो गई या रीस्टेट हो गई है। री इशू और रीस्टेट का क्या मतलब है, समझ आता है आपको? एक बार इशू हो गई, दोबारा से इशू करवाई गई है, ठीक है, या फिर रीस्टेट फिगर्स थे वो रीस्टेट हो गए। ये प्रैक्टिकली हो रहा होता है काम प्रैक्टिकली। इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दोबारा से भी हम क्या कर रहे होते हैं, दोबारा से इशू कर रहे होते हैं। इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड भी पढ़े होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, ठीक है। अगर इस तरह का कोई इशू हो तो भी हम क्या बता रहे होंगे, एम्फेसिस ऑफ मैटर। नेक्स्ट इशू क्या है, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट मटेरियली अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। अर्ली एप्लीकेशन कर रहे हैं हम किसी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, नया स्टैंडर्ड आ गया, उसको हम क्या कर रहे हैं, अर्ली अप्लाई कर रहे हैं। जिस तरह आईएफआरएस 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप लोग पढ़ेंगे अभी एफआर2 में, 38 वेबसाइट बना रहे हैं। अब वो किन के लिए बना है, वो बैंक्स के लिए बना हुआ है, ठीक है। पिछले कुछ सालों से वो बैंक्स के लिए लाजमी नहीं था, पाकिस्तान ने बैंक्स के लिए लाजमी नहीं किया था आपने वो अप्लाई करना है, लेकिन अभी कुछ सालों पहले, 1-2 साल पहले उन्होंने इसको मैंडेटरी कर दिया। तमाम बैंक्स अब आईएफआरएस 9 अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अगर तो उन्होंने नया स्टैंडर्ड अप्लाई किया और उससे उनकी फिगर्स भी चेंज हुई अच्छी खासी, जब भी कोई नया स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे उसकी वजह से उनकी फिगर्स चेंज हो रही होंगी, तो उस केस में भी क्या हो रहा होगा, हम एम्फेसिस ऑफ मैटर दे रहे होंगे। और सर कोई बात है, अगर ये स्टैंडर्ड ना अप्लाई हो रहा है तो वो मॉडिफाई, हाँ, अगर तो स्टैंडर्ड अप्लाई करना रिक्वायर्ड था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, एससीसीपी की तरफ से जो अथॉरिटीज हैं, और इन्होंने अप्लाई नहीं किया, तो उस केस में तो बात ही होगा, ओपिनियन हम अपना मॉडिफाई दे रहे होते हैं। नेक्स्ट है मेजर डिजास्टर सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, ऊपर हम क्या पढ़ रहे थे, ईयर एंड के बाद डिजास्टर हुआ था, यहाँ पे दिसंबर से पहले ही डिजास्टर हुआ है, उससे फाइनेंशियल पोजीशन हमारी इफेक्ट भी बहुत हुई है, और जो उन्होंने इफेक्ट था वो सारा ठीक बता भी दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सत्यानाश हुआ है, ठीक है, बहुत बुरा रिजल्ट वो शो
कर रही हैं और वो मैनेजर ने ठीक ठीक बता भी दिया, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम उनको बता देंगे कि सर देख लो बैलेंस शीट में ये सारा मसला आ रहा है, ठीक है, एक डिजास्टर हुआ था जिसकी वजह से बैलेंस शीट में जो है रिजल्ट्स बहुत खराब शो हो रहे हैं। समझ आती है यहां तक बात? नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल बट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ और फ्रेमवर्क। हमने शुरू में एक बात पढ़ी थी, जब भी लॉ हमें कुछ कह देना तो हमें उसको मानना पड़ेगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव के आईएसएस का कह रहे हैं, इररिस्पेक्टिव आईएफआरएस का कह रहे हैं। अगर कंपनीज एक्ट ने कुछ कह दिया तो हमें उसको लोकल लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, अगर तो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि अनएक्सेप्टेबल है लेकिन लॉ की वजह से वो उसको अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि लॉ कह रहे हैं उस वजह से उसको अप्लाई करना पड़ रहा है और वो अप्लाई हो भी रहा है बिल्कुल ठीक, ठीक है, लॉ के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो उस केस में भी यूजर की अटेंशन को ड्रा करने के लिए हम एम्फेसिस ऑफ मैटर ऐड कर रहे हैं। यस। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। किसी एक खास फ्रेमवर्क के मुताबिक बना रहे हैं, जैसे टैक्स के लिए बना रहे हैं या स्टेट बैंक से हम या किसी भी बैंक से हम कर्जा लेने जाते हैं, बैंक हमें अपनी रिक्वायरमेंट दे देता है कि सर इसके मुताबिक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। बैंक का फोकस किस पे होता है? कैश फ्लोज पे होता है, लिक्विडिटी पे होता है। बैंक क्या चाहता है कि सर आपकी लिक्विडिटी मेंटेन रहे, एसेट ज्यादा से ज्यादा रहे, ताकि आप इस काबिल रहें कि हमारा लोन वापस कर सकें। अगर बैंक हमें कहता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, उसका ऑडिट करवाओ और मुझे सबमिट करवाओ, तो अगर कोई ऐसा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है जिसका कोई एक खास मकसद है, जनरल अवाम के लिए नहीं है वो, ठीक है, जनरल अवाम के लिए नहीं है, एक खास बंदे के लिए बनाया, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, ये पैराग्राफ ऐड कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? सो डेट अगर ये ऑडिट रिपोर्ट किसी एक आम यूजर के पास चली जाए तो उसको ये पता चल जाए कि भाई ये जनरल पर्पस के लिए नहीं है, ये एक स्पेशल बंदे के लिए बनी थी और उसी हिसाब से हमने ऑडिट किया और उसी हिसाब से हमने अपना ओपिनियन दिया। समझ आती है क्यों ये ऐड किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है लेकिन स्टेटमेंट किया इसको। नेक्स्ट है इसमें जैसे पाकिस्तान में एक कंपनी है और उसका जो पेरेंट कंपनी वो हेड ऑफिस किसी बाहर में जी, अगर वो पेरेंट जो हेड ऑफिस है वो अगर रिक्वायर करता है कि आप लोग हमारे मुताबिक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दें, वो भी स्पेशल पर्पस है, फिर उसको भी हम लोग इधर ऐड कर रहे हैं। उसमें फिर वो दो सेट्स बना रही होती हैं। सवाल एक बार रिपीट कर देता हूँ आपका। एक कंपनी है पाकिस्तान में जो कंपनी है उसने तो पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक बनानी है, वो सब्सिडरी है और उसकी पेरेंट कंपनी है लेट्स से ऑस्ट्रेलिया में। उन लोगों ने कहा है जो उसकी पेरेंट कंपनी है आप हमारे मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, तो उस केस में कंपनी क्या कर रही होती है, दो सेट बना रही होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, एक पाकिस्तान के मुताबिक और एक बाहर के असूलों के मुताबिक। जो बाहर वाली है वो जाहिर है स्पेशल मकसद के लिए बन रही है, तो वो क्या हो जाएगी, स्पेशल पर्पस। आखिरी एग्जांपल उसको हम इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर वो वाली रिपोर्ट का भी ऑडिट हम कर रहे हैं तो वहां पे हम एम्फेसिस ऑफ मैटर ऐड कर रहे होंगे। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन लिक्विडेशन बेसिस। सर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं थी, क्या मतलब है? 12 महीनों से ज्यादा कंपनी नहीं चल सकती थी और कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसी के हिसाब से बनाई है, यानी कि उन्होंने सारे करंट एसेट्स ही दिखाई हैं और सारी करंट लायबिलिटीज ही दिखाई हैं, ऐसा ही है। तो उस केसेस में हम ओपिनियन तो मॉडिफाई नहीं करेंगे क्योंकि जो रिक्वायर्ड था उसी बेसिस पे बनाए, लेकिन हम यूजर की अटेंशन ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ये पैराग्राफ ऐड कर देंगे। समझ आती है बात? आगे छोटी छोटी चीजें कुछ इसकी ड्राफ्टिंग डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। जो क्या कह रहे हैं, वी ड्रॉ योर अटेंशन टू नोट एक्स, किसी नोट में हम बता रहे होंगे किसी मैटर को ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि डिस्क्राइब क्या कर रहा है, अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द आउटकम ऑफ लॉस फ्लो। जो पहली एग्जांपल हमने पढ़ी थी ना जिसमें एक केस था, लीगल केस, उसके बारे में अनसर्टेन थे हम, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इस नोट के अंदर ये लॉ सूट बताया हुआ है, ठीक है, अगेंस्ट द कंपनी। आवर ओपिनियन इज मॉडिफाइड नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट टू दिस मैटर। इस मैटर पे हमने ओपिनियन नहीं मॉडिफाई किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जिस जो रिक्वायरमेंट थी उस मुताबिक से उन्हें बताया तो हुआ है कंपनी ने, लेकिन हम आपकी क्या कर रहे हैं, अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं वहां पे। ये होगी उसकी ड्राफ्टिंग, ठीक है। अब इसको वो कैसे बता रहे हैं, वो कह रहे हैं सबसे पहले हम मैटर बताएंगे जो कि एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। रेफर टू द रेलिवेंट नोट, नोट रेफर कर रहे होंगे,
कि कौन से नोट में वो मैटर डिस्कस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तीसरे नंबर पे कंफर्म दैट ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। क्या इसकी ड्राफ्टिंग भी वो पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। क्या इसको भी हमें याद करना है? बिल्कुल करना है। प्लेसमेंट वो बता रहा है क्योंकि हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, सबसे पहले टाइटल आ रहा होता है, फिर एड्रेस सी आ रहा होता है, फिर ओपिनियन, फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन। तो इसको हमें कहां पे एडजस्ट करना है? हाँ जी, वो क्या कह रहे हैं, बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन के नीचे इसको हम एडजस्ट कर रहे होंगे। और अगर की ऑडिट मैटर इंक्लूड है, अगर की ऑडिट मैटर इंक्लूड है हमारी रिपोर्ट में, तो उससे ऊपर या उससे नीचे हम इसको रख रहे होते हैं। यस, डिपेंडिंग ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ मैटर। क्या जो की ऑडिट मैटर में हमने मैटर बताया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये वाला इंपॉर्टेंट है? अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इसको ऊपर रख देंगे, वो इंपॉर्टेंट है तो उसको ऊपर रख रहे होंगे। ठीक है, एम्फेसिस ऑफ मैटर में कोई सवाल? ठीक है, आज का लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू।